कहानी की शुरुआत चैप्टर 3 के एंड से होती है, जहां पर हमने देखा था कि विंस्टन ने जॉन को धोखा देकर उसे गोली मार दी थी और जॉन कॉन्टिनेंटल होटल से नीचे गिर गया था, लेकिन बाउरी किंग उसे बचाकर अपने पास ले आया था, जिसके बाद दोनों आपस में मिल गए थे और वो दोनों हाई टेबल को मिटाने का फैसला करते हैं, क्योंकि दोनों की जिंदगी हाई टेबल ने ही झंड कर रखी थी। तो अब जॉन बाउरी किंग के साथ अंडरग्राउंड होकर अपने ठीक होने का इंतजार कर रहा था और हाई टेबल के मेंबर्स को मारने की तैयारी कर रहा था। और तभी यहाँ पर बाउरी उसके लिए एक बुलेट प्रूफ सूट लाता है और उससे पूछता है कि क्या वो अब तैयार है। तो जवाब में जॉन विक उसे हाँ कहता है, जिसके बाद वो हाई टेबल की बजाने के लिए निकल पड़ता है और सबसे पहले वो मोरक्को पहुंचता है एल्डर को मारने के लिए, ताकि वो उससे अपनी बीवी की अंगूठी वापस ले सके। पर यहाँ आकर उसे पता चलता है कि पुराना वाला एल्डर तो पहले ही निपट चुका है और उसकी जगह पर अब हाई टेबल का नया एल्डर था, जिसके पास उसकी बीवी की रिंग नहीं थी। वो जॉन से कहता है कि उसे अफसोस है कि उसे इतनी दूर आकर भी खाली हाथ जाना पड़ रहा है, पर जॉन को ऐसा नहीं लगता है और वो इस एल्डर को यहीं पर मार देता है, क्योंकि वो अब किसी भी हालत में हाई टेबल से बदला लेना चाहता था। इसलिए जॉन अब टेबल से जुड़े सभी लोगों को मार देना चाहता था। जिसके बाद हम न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल में विंस्टन को देखते हैं, जिसके पास हाई टेबल का भेजा हुआ एक मैसेंजर आता है, जो उन्हें बताता है कि उन्हें अब इस होटल को बंद करना होगा और इसके लिए वो उन्हें 1 घंटे का टाइम देता है। दरअसल इस मैसेज को मार्की डी ग्रेमोट ने भेजा था, जिसे कि हाई टेबल ने जॉन विक को मारने के लिए अपॉइंट किया था, क्योंकि जॉन विक हाई टेबल से जुड़े हुए लोगों को मार रहा था। और अब एल्डर के मरने के बाद मार्की ने विंस्टन को कॉन्टिनेंटल होटल को बंद करवाने के लिए नोटिस भेजा था, जिसमें हाई टेबल के सभी 12 मेंबर्स के साइन थे। इसलिए मार्की अब जो चाहे वो सब कर सकता था। जिसके बाद विंस्टन मार्की से मिलने के लिए जाता है, पर उससे मिलने से पहले वो अपने कोऑर्डिनेटर सैरन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि इसके आगे कुछ भी हो सकता था। लेकिन सैरन यहाँ से नहीं जाता है, वो विंस्टन से उसके आखिरी समय तक साथ रहने के लिए कहता है। जिसके बाद दोनों मार्की के पास पहुँचते हैं और यहाँ पर मार्की विंस्टन से बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसी की वजह से जॉन विक बच गया था और अब वो तबाही मचा रहा था। तो विंस्टन मार्की से एक दूसरा मौका देने के लिए कहता है और उसके फेवर में सैरन भी मार्की से बात करता है, लेकिन मार्की इस सब का जिम्मेदार विंस्टन को मानता था। इसलिए जैसे ही विंस्टन को दिया हुआ 1 घंटा पूरा हो जाता है, तो वो न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल को उड़ा देता है और विंस्टन के कोऑर्डिनेटर सैरन को भी मार देता है, लेकिन वो यहाँ पर विंस्टन को जिंदा छोड़ देता है। उसके बाद मार्की केन से मिलता है। केन दरअसल पहले एक असासियन हुआ करता था और वो जॉन का बहुत अच्छा दोस्त भी था, पर उसने भी अब इस काम को अपनी बेटी के लिए छोड़ दिया था और इस काम को छोड़ने के लिए हाई टेबल ने उससे उसकी आंखें मांगी थी। तो केन ने अपनी आंखें अपनी बेटी के लिए खुद हाई टेबल को दे दी थी। तो अब मार्की केन से चाहता था कि वो जॉन विक को मारे, क्योंकि एक तो वो जॉन को पहले से जानता था और दूसरा उसकी आंखें ना होने पर भी वो बहुत सातिर और चालाक किस्म का आदमी था। केन उसके इस काम को करने से मना करता है, पर मार्की उसे कहता है कि अगर वो उसके इस काम को करेगा तो ही उसकी बेटी भी सही सलामत रहेगी। इसलिए अब केन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके इस काम को करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम जापान में ओसाका कॉन्टिनेंटल में सिमाजू को देखते हैं, जो कि जॉन विक का बहुत ही भरोसेमंद और पुराना दोस्त था। सिमाजू दरअसल यहाँ ओसाका कॉन्टिनेंटल का मैनेजर था और उसकी बेटी ही उसकी कोऑर्डिनेटर थी। और इस होटल पर हम यहाँ एक ट्रैकर को भी देखते हैं, जो कि जॉन का पता लगाने के लिए यहाँ आया था और उसके पास एक डॉग था। उसके बाद हम सिमाजू और उसकी बेटी अकीरा को साथ में देखते हैं। यहाँ पर अकीरा बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके पिता जॉन विक के काफी अच्छे दोस्त थे और उसे अब डर था कि उसकी वजह से वो लोग किसी प्रॉब्लम में ना आ जाएं। और इसी वजह से यहाँ पर अकीरा अपने पिता से ये तक कह देती है कि जॉन विक जहाँ जाता है वो जगह बर्बाद हो जाती है। लेकिन सिमाजू यहाँ उसे ये कहकर चुप करा देता है कि उसे उसके बारे में मत बताओ जिसे वो उसके पैदा होने से पहले से जानता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन विक सिमाजू के कॉन्टिनेंटल होटल में ही था और ये बात सिमाजू के अलावा कोई जानता ही नहीं था, यहाँ तक कि सिमाजू की बेटी भी नहीं। तो अब सिमाजू जॉन विक से मिलता है और उसे बताता है कि एल्डर को मारना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने उसके जवाब में न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल को उड़ा दिया है और विंस्टन के कोऑर्डिनेटर को भी मार दिया है। और यहाँ पर सिमाजू उसे कहता है कि हाई टेबल को रोकना नामुमकिन है, लेकिन जॉन फिर भी हाई टेबल के सभी मेंबर्स को मारना चाहता था। और यहाँ पर वो सिमाजू को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया भी करता है। लेकिन इतने में ही नीचे कॉन्टिनेंटल में मार्की के भेजे हुए हाई टेबल के लोग यहाँ आ जाते हैं। तो अकीरा इस बात की खबर देने के लिए सिमाजू के पास जाती है और यहाँ जॉन विक को देख लेती है और वो जॉन को यहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि जॉन जहाँ जाता है वहाँ तबाही आनी तो पक्की है। लेकिन फिर भी सिमाजू अकीरा से जॉन के
साथ रहने के लिए कहता है और वो हाई टेबल के भेजे हुए असासियंस के पास जाता है। वो लोग यहाँ इस कॉन्टिनेंटल होटल की तलाशी लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें शक था कि जॉन विक यहाँ पर है, लेकिन सिमाजू उनसे कहता है कि रूल के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंटल ग्राउंड में कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। तो सिमाजू उनसे उनके हथियार को उन्हें सौंपने के लिए कहता है, पर वो लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि मार्की के कहने पर अब ये होटल हाई टेबल की सुरक्षा में नहीं है, लेकिन सिमाजू फिर भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो जॉन के साथ दोस्ती होने के कारण उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तभी यहाँ पर केन भी आता है जो कि सिमाजू को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो भी सिमाजू का दोस्त हुआ करता था। पर सिमाजू अपनी बात से पीछे नहीं हटता है और वो अपने आदमियों के साथ मार्की के भेजे हुए असासियंस पर हमला करवा देता है, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट सीक्वेंस होती है जिसमें सिमाजू की बेटी भी घायल हो गई थी, लेकिन फिर भी सिमाजू जॉन विक को यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर सिमाजू की केन के साथ फाइट सीक्वेंस में केन के हाथों मारा जाता है। वैसे तो केन अंधा था, वो देख नहीं सकता था, पर उसमें लड़ने की काबिलियत बहुत ज्यादा थी और वो यहाँ पर सिमाजू की बेटी अकीरा को छोड़ देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। और जब जॉन यहाँ से जा रहा था तो उसे रास्ते में एक ट्रैकर मिलता है जो इस वक्त जॉन को जाने देता है क्योंकि जॉन पर रखा गया इनाम बढ़ने वाला था। तो जब जॉन यहाँ से ट्रेन में जा रहा था तो इधर उसके पास सिमाजू की बेटी यानी कि अकीरा आती है और वो उसे बताती है कि उसकी वजह से उसके डैड मारे गए हैं, तो या तो उसे केन को मारना होगा नहीं तो वो उसे मार देगी। अगले सीन में हम विंस्टन को देखते हैं जिसके पास बाउरी आता है क्योंकि अब विंस्टन अकेला पड़ चुका था, तो वो अब बाउरी के साथ मिल जाता है और उसे जॉन से मिलने के लिए कहता है। वो जॉन से मिलकर उसे बताना चाहता था कि वो किससे भिड़ने वाला है। उसके बाद हम ट्रैकर को देखते हैं जिसे मार्की ने अपने पास बुलाया था क्योंकि उसने ओसाका कॉन्टिनेंटल में जॉन विक को ढूंढ निकाला था, पर यहाँ केन उसे मार्की से मिलने से पहले ही वार्न कर देता है कि वो उसे एक ऑफर देगा तो तुम उसे सोच समझ कर ही जवाब देना। जिसके बाद ट्रैकर मार्की से मिलता है और मार्की से जॉन को ढूंढने के लिए $25 मिलियन देने के लिए कहता है। तो मार्की उसे पहले तो 20 कहता है, पर वो जब मान ही नहीं रहा था तो वो 23 मिलियन पर डन करता है डील को और फिर ट्रैकर के हाथ में चाकू घुसा देता है और अब वो उसे ऑफर देता है कि या तो वो अपना हाथ निकाल सकता है या चाकू। अगर उसने चाकू निकाला तो उसे खुद से प्यार है और अगर हाथ निकाला तो उसे अपने मकसद से प्यार है। तो ट्रैकर उसकी बात सुनकर चाकू से अपने हाथ को निकालता है, जिसका मतलब साफ था कि उसे अपने मकसद से प्यार है। और फिर मार्की उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे जॉन को ढूंढने के लिए कहता है। अगले सीन में जॉन विक विंस्टन से मिलता है और उसे मार्की का बैज दिखाकर पूछता है कि ये किसका है। तो विंस्टन उसे मार्की के बारे में बताता है कि उसने इस बात की गारंटी ली है कि वो जॉन को मार देगा, इसलिए टेबल ने उसे कुछ भी करने की आजादी दी है। जॉन उससे मार्की का पता पूछता है और उसे मारने के लिए वो जाने वाला था, पर विंस्टन उसे ऐसा करने से रोकता है और वो जॉन को कहता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर वो मार्की को मारेगा तो उसके मरने से पहले कोई और आ जाएगा। विंस्टन जॉन को उसे टेबल के रूल के अकॉर्डिंग मार्की के साथ लड़ने के लिए कहता है, जिसके जरिए वो अपनी आजादी भी मांग सकता था, पर क्योंकि जॉन टेबल का मेंबर नहीं था और उसका फैमिली टिकट भी रस्का रोमा ने डिक्लेयर कर दिया था, तो अब विंस्टन उसे बर्लिन जाने की सलाह देता है और उससे नया टिकट लेने के लिए कहता है। जिसके बाद जॉन अब बर्लिन में पहुंचता है और वो अपनी फैमिली यानी कि रस्का रोमा के चर्च में पहुंच जाता है। तो यहाँ जॉन को काटिया पकड़ लेती है क्योंकि उसने एल्डर को मारा था, जिसका जिम्मेदार हाई टेबल ने रस्का रोमा को माना था। क्योंकि जॉन वहीं से पल बढ़कर निकला था, इसलिए उन्होंने प्योटर यानी कि डायरेक्टर को मार दिया था और इसी वजह से अब कातिया भी जॉन से नफरत कर रही थी। पर जब जॉन उसे कहता है कि वो ये सब बदल देगा, वो मार्की के साथ मुकाबला करके उसे मार देगा, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर मुकाबले की चुनौती के लिए उसे अपने घर का फैमिली टिकट चाहिए। तो यहाँ पर कातिया उसे कहती है कि वो उसे घर का वापसी टिकट तभी देगी जब वो उसके पिता के कातिल को मारेगा। उसके पिता को दरअसल किला नाम के असासियंस ने मारा था, जो कि मार्की के लिए काम किया करता था। और कातिया यहाँ पर जॉन से उसे मारकर सबूत लाने के लिए भी कहती है, तभी वो उसे अपनी फैमिली में आने देगी। जिसके बाद अब काटिया अपने आदमी की मदद से जॉन को किला तक पहुंचा देती है, लेकिन यहाँ पर केन पहले से ही मौजूद था और क्योंकि जॉन का पीछा वो ट्रैकर भी कर रहा था, जिसे मार्गी ने जॉन को मारने के लिए कहा था, पर वो यहाँ पर किला के आदमियों से पकड़ा गया था। तो अब ये तीनों जॉन को मारना चाहते थे पर एक दूसरे को मारने नहीं दे रहे थे और जॉन यहाँ पर किला को मारने के लिए आया था। तो ऐसे में किला उनसे ताश का एक गेम खेलने के लिए कहता है और इसमें जीतने वाला तय करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। उसके बाद किला यहाँ पर सभी को 5-5 पत्ते बांटता है, पर वो चीटिंग करके अपने पास 5 पत्ते सेम डालता है और जीत जाता है। इसके बाद अब ये चारों एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं
और किला यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन ने उसके गले पर ताश के पत्ते से एक कट लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पर किला और जॉन की फाइट होती है, जिसमें जॉन किला को बहुत मारता है, लेकिन वो फिर भी मर ही नहीं रहा था। तो जॉन उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और किला सर के बल गिरकर मर जाता है। और फिर जॉन सबूत के तौर पर कातिया के लिए किला के सोने के दांत को तोड़कर ले जाता है। और दूसरी तरफ केन और ट्रैकर भी किला के आदमियों को मारकर निकल जाते हैं। उसके बाद जॉन कातिया को किला का दांत देकर उनकी रस्मों के अकॉर्डिंग रस्कारूमा फैमिली में वापस शामिल हो जाता है। मतलब कि कातिया उसे अपने घर वापस आने का टिकट दे देती है और वो उसका साथ मुकाबले की चुनौती में देने के लिए कहती है, जिसमें अब जॉन का अटेंडेंट विंस्टन बनता है। और फिर विंस्टन जॉन की तरफ से मार्की के पास मुकाबले की चुनौती देने के लिए जाता है। तो यहाँ पर मार्की इस चुनौती को एक्सेप्ट करता है और वो मुकाबले के रूल को डिस्कस करने के लिए उन्हें आईफिल टावर पर बुलाता है। जिसके बाद जॉन आईफिल टावर पर आता है और इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों में से एक ही जिंदा बच सकता था। और यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि अगर जॉन जीता तो टेबल अपना वादा निभाएगी और वो आजादी से जी सकता है, और अगर मार्की जीता तो विंस्टन और जॉन को मरना होगा। जिसके बाद अब इनकी लड़ने की जगह और किस वेपन से ये दोनों लड़ेंगे ये डिसाइड होता है, जिसमें दोनों को ही एक गन से लड़ना था, वो भी अगली सुबह चर्च के बाहर एक दूसरे से 30 कदम की दूरी पर से। और गोली चलाने में फर्स्ट राउंड में अगर बच जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 10 कदम आगे बढ़ना होगा और गोली चलानी होगी। लेकिन मार्की यहाँ पर गेम में थोड़ा सा चेंज करता है, वो अपनी जगह केन को लड़ने के लिए नॉमिनेट कर देता है। और फिर दोनों पार्टी से डिसाइड होता है कि अगर इस मुकाबले में जॉन जीतता है तो हाई टेबल उसके पीछे नहीं पड़ेगी और उसके अटेंडेंट विंस्टन को भी उसका होटल वापस मिल जाएगा, जिसे वो फिर से हाई टेबल के रूल के अकॉर्डिंग चला सकता है। लेकिन अगर मार्की जीतता है तो विंस्टन और जॉन विक को मरना होगा। और अब रूल के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर उन्हें कल सुबह टाइम पर चर्च पर मिलने के लिए कहता है। अगर दोनों में से कोई भी सही टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। और फिर जब ये मीटिंग एंड होती है तो केन मार्की से कहता है कि वो उसकी तरफ से नहीं लड़ेगा, पर मार्की उसे कहता है कि अगर वो उसकी तरफ से लड़ेगा और जॉन को मारेगा तो ही उसकी बेटी सही सलामत रहेगी, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। तो केन अब अपनी बेटी को बचाने के लिए इस मुकाबले में लड़ने का फैसला करता है। उसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए बावरी किंग पहुंचता है और वो यहाँ जॉन के लिए एक पावरफुल बुलेट प्रूफ सूट लाया था, क्योंकि जॉन को बस अब आज की रात असासियन से बचकर रहना था और सुबह तक किसी भी हालत में उस चर्च तक पहुंचना था। और वहां दूसरी तरफ मार्की अब किसी भी हालत में जॉन को चर्च नहीं पहुंचने देना चाहता था, इसलिए वो रेडियो में जॉन को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाकर $26 मिलियन कर देता है, जिस वजह से अब शहर में जितने भी असासियन या कॉन्ट्रैक्ट किलर थे वो सब जॉन को मारने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो वहाँ अंडरग्राउंड में जॉन बावरी से एक गन मांगता है और फिर बावरी विंस्टन और उसे चर्च तक पहुँचने के रास्ते पर छोड़ देता है। और यहाँ से जाने से पहले जॉन विंस्टन और बावरी से कहता है कि अगर वो मर गया तो उसकी कब्र पर लविंग हस्बैंड लिखा देना। उसके बाद जॉन यहाँ से अकेले निकल जाता है और अब उसे किसी भी हालत में उस चर्च तक पहुँचना था, पर रेडियो में जॉन जहाँ से भी गुजर रहा था उसमें उसकी लोकेशन बताई जा रही थी और सभी असासियन भी उसके ताक में बैठे हुए थे। और फिर रास्ते में बहुत सारे असासियंस और मार्की के भेजे हुए लोग जॉन पर हमला करते हैं, लेकिन जॉन के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उन्हें मारकर चर्च की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे जॉन उन असासियन से बचकर आगे बढ़ रहा था तो वहाँ मार्की उसे मारने के लिए उसका प्राइस बढ़ाते जा रहा था और फिर वो जॉन को मारने के लिए $40 मिलियन का इनाम रख देता है। जिसके बाद जॉन पर अब बहुत सारे असासियन हमला करते हैं, जिनमें से एक ट्रैकर भी था जो अब जॉन को मारने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। पर यहाँ पर जॉन जब उसके साथ लड़ रहा था तो जॉन मार्की के असासियन से ट्रैकर के डॉग को बचाता है और वो ट्रैकर को जिंदा छोड़ देता है। जिसके बाद से अब ट्रैकर उसके साथ हो गया था और फिर जॉन इस बिल्डिंग से बचकर चर्च की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है और ये सीढ़ियां बहुत ही ज्यादा लंबी थी, जिसमें मार्क के भेजे हुए बहुत सारे असासियन भी थे। और फिर जॉन उन्हें मारते हुए इन सीढ़ियों से आगे बढ़ता रहता है, पर वो लोग यहाँ पर इतने ज्यादा लोग थे कि जॉन यहाँ पर उनसे अकेले नहीं लड़ सकता था और उनसे लड़ने में वो सीढ़ियों से कई बार नीचे गिरा। और तभी यहाँ पर केन पहुँचता है जो यहाँ जॉन की मदद करता है और अब उन्हें उस चर्च तक पहुँचने में सिर्फ 3 मिनट का टाइम बचा था। और फिर ये दोनों मिलकर उन सभी असासियन से लड़ते हैं और उन्हें मारकर चर्च में पहुंच जाते हैं। और फिर जब सुबह होती है तो इनका मुकाबला भी शुरू होता है, जिसमें उन दोनों को बिना किसी बुलेट प्रूफ के एक दूसरे से 30 कदम की दूरी पर खड़ा होना था और दोनों को हर राउंड में एक बुलेट और एक गन दी जाती है और एडमिनिस्टर के सूट कहते ही उन्हें एक दूसरे पर गोली चलानी होती है। तो जब ये दोनों फर्स्ट राउंड में एक दूसरे को गोली मारते हैं तो गोली दोनों के ही हाथों पर लगती है। उसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है और दोनों एक दूसरे से 10 कदम आगे आते हैं और जब दोनों एक दूसरे पर
गोली चलाते हैं तो इस बार जॉन की गोली केन के पेट में लगती है और केन की गोली जॉन के कंधे पर। उसके बाद तीसरे राउंड में दोनों एक दूसरे के 10 कदम और पास आते हैं और फिर जब एडमिनिस्टर के सूट कहते ही वो दोनों आपस में गोली चलाते हैं। केन जॉन के पेट में गोली मार देता है और जॉन घायल होकर नीचे गिर जाता है। तो अब मार्की जॉन को ऐसे घायल नीचे गिरा हुआ देखकर केन का नॉमिनेशन वापस लेता है और वो कहता है कि वो अब इस जॉन को मारेगा और वो केन से बंदूक लेकर जॉन पर गन पॉइंट करता है। पर यहाँ पर जॉन ने काफी स्मार्ट गेम खेला था। उसने पिछले राउंड में केन पर गोली जानबूझकर नहीं चलाई थी और जब मार्की ने जॉन पर गन पॉइंट किया तो जॉन ने सीधे मार्की के सर पर गोली मार दी और अब जॉन के साथ हाई टेबल से केन और विंस्टन भी आजाद हो गए थे और हाई टेबल विंस्टन को उसका होटल और उसकी पोजीशन भी वापस देती है जैसा कि उनका वादा हुआ था। पर अब जॉन अपनी जिंदगी से काफी थक चुका था और गोली लगने की वजह से जॉन चर्च की सीढ़ियों पर मर जाता है। और अगले सीन में हम बावरी और विंस्टन को जॉन की कब्र पर देखते हैं जिसमें उन्होंने जैसा कि जॉन ने कहा था लविंग हस्बैंड लिखवाया था और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो आई होप यू गाइस कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।